Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Adhar Jain and today I'll be covering all the basic concepts of law of contract. So basically अगर आप लोग मूवीज वगैरह देखते हो ना तो आज बड़ा ही मजा आने वाला है क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल्स जो है ना मूवीज पर लेकर आने वाले हैं. ओके, तो थोड़ा सा एक नया अप्रोच है कि हम थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है उसको क्यों ना हम थोड़ा सा फन वे में पढ़े, राइट. सो बेसिकली आज जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपका प्रपोजल क्या होता है, क्या प्रपोजल ऑफर सेम चीज है, क्या एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो क्या बात करती है, कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर कितने टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस जिसे बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है इस कॉन्सेप्ट में लेकर, वो सारे ही कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स हैं वो हम यहाँ पर आज डील करने वाले हैं. चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर. सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है, व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट डू. देखो जनरली क्या है ना, जब भी कोई लॉ पढ़ो तो हमें पता होना चाहिए कि यार इस लॉ को ये क्या रिक्वायरमेंट क्या थी या ये करता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, राइट. अब आपको पता है कि अंग्रेजों ने 1872 1872 में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, राइट. बट ये करता क्या है, व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट डू. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ना क्रिएट करता है, राइट. कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है राइट्स and duties between the parties. अब राइट्स का मतलब क्या होता है एंड ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली राइट्स का मतलब होता है राइट्स आर समथिंग दैट यू आर अलाउड टू डू, राइट. राइट का मतलब क्या होता है? राइट्स आर समथिंग दैट यू आर अलाउड टू डू. और वहीं पर अगर हम बात करें ड्यूटीज की, तो ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? आपके मन में आ रहा होगा सर ऑब्लिगेशंस होता है, राइट. सो बेसिकली ड्यूटीज आर समथिंग which you are required to do, yeah, expected from you to do, right. So basically duties are something required or expected to do. ओके, सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है पार्टीज के बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट. एंड बेसिकली क्या होता है ना, अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल कि आई एम गिविंग एन ऑफर दैट आई वांट टू सेल दिस पेन टू यू फॉर 10 रुपीज, और अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो हमारे बीच में क्या होता है? राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट हो जाते हैं कि मुझे, अगर मैंने बोला है, प्रॉमिस किया है ये पेन देने को, तो मुझे ये पेन देना पड़ेगा और उसके बदले आपको वो 10 रुपए मुझे देने पड़ेंगे. सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टीज. तो बेसिकली आपने देखा होगा ना मूवीज में ऐसा डायलॉग नहीं चलता, राइट, कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है. वैसे ही आज की तारीख में ना कॉन्ट्रैक्ट ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है. हम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हमें पता भी नहीं होता कई बार. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आप जब सुबह उठते होगे तो दूध का पैकेट ऑर्डर करते हो ऑनलाइन से लेके रात के खाने के बाद का जो डेजर्ट आप ऑर्डर करते हो, कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में बंद रहे हो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने दूध के पैकेट ऑर्डर किया एंड आपने पेमेंट कर दिया बट दूध का पैकेट नहीं आता है, तो आप क्या क्या करोगे, राइट. उस चीज पर आप कहीं ना कहीं जो है ना, आप इवन केस तक फाइल कर सकते हो, राइट. तो ये सब जो है ना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, क्योंकि आप वहां पर जब आप एक्सेप्ट करते हो, टर्म्स एंड कंडीशन सब लिखा होता है, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में आप आ रहे हो. ओके, सो ये एक एग्जांपल है. अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, एक वेलकम मूवी आई थी, राइट. उसमें दो ही बहुत ही शानदार कैरेक्टर थे, एक थे मजनू भाई एंड एक थे उदय भाई. उन्हीं के ऊपर ये एग्जाम्पल है, राइट. अब आपने उस मूवी में देखा होगा कि वहां पर एक बड़ी ही शानदार सी एक पेंटिंग बनाई थी उन्होंने, ठीक है. एक बढ़िया पेंटिंग बनाई थी, इसमें एक घोड़ा होता है और उसके ऊपर गधा जो है आराम कर रहा होता है. तो उसी का कुछ एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए कि क्या हमारे राइट्स और क्या ड्यूटीज होते हैं. ओके, चलिए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मजनू भाई जो है उस पेंटिंग को यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है. ये पेंटिंग है, ओके. अब इस पेंटिंग को लेकर जो है, हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ भी कर देते हैं. ये हो गया आपका हॉर्स,
और ये हो गया वो गधा। ओके। अब क्या होता है कि मजनू भाई यहां पर जो है क्या कर रहे हैं, पेंटिंग बेच रहे हैं, राइट। तो इनके बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मजनू भाई जो है पेंटिंग देंगे और इसके बदले में जो उदय भाई है वो क्या देंगे, वो पेमेंट देंगे, और पेमेंट हम रख लेते हैं 1 लाख रुपीज। ओके। अब यहां पर होता क्या है कि मजनू भाई और जब उदय भाई ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इन्होंने यहां पर क्या किया, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मजनू भाई के यहां पर राइट्स क्या हैं या ड्यूटीज क्या हैं, वहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे उदय भाई के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, अगर हम यहां पर देखेंगे इस ओवरऑल जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मजनू भाई यहां पर पेंटिंग देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर राइट्स क्या हो जाएंगे कि अगर मैं आपको पेंटिंग दूंगा तो उसके बदले में 1 लाख रुपए आपसे लूंगा। तो यहां पर मजनू भाई का राइट है वो मनी, और वहीं पर मजनू भाई की ड्यूटी क्या बन जाएगी कि अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूं तो मैं वो पेंटिंग आप तक पहुंचाऊं, वो पेंटिंग आपको दूं। तो यहां पर ड्यूटी क्या हो जाएगी, उस पेंटिंग को देना। सेम गोज विथ उदय भाई। अगर उदय भाई के यहाँ पर राइट्स क्या होंगे, उदय भाई बोल रहे हैं कि यार मुझे ये पेंटिंग चाहिए, अगर मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं तो ये मेरा अधिकार है कि वो पेंटिंग मेरे पास आए, राइट। तो यहां पर राइट्स में क्या आ जाएगा, पेंटिंग। एंड व्हाट अबाउट ड्यूटी, अगर यहां पर उदय भाई पेंटिंग ले रहे हैं तो उनकी ड्यूटी क्या बनती है कि उस पेंटिंग के बदले का जो अमाउंट है वो उन्हें देना पड़ेगा। तो यहां पर उदय भाई की ड्यूटी बनती है मनी। अब अगर आप ओवरऑल इस सिनेरियो को देखोगे ना यहां पर क्या हो रहा है, तो आप देखोगे कि जो मजनू भाई का राइट है वो उदय भाई की ड्यूटी है। देखिए, मनी, मनी, मतलब कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पर जो राइट है मजनू भाई का वो ड्यूटी है उदय भाई की, और जो उदय भाई का राइट है वो ड्यूटी है मजनू भाई की। इज इट क्लियर एवरीवन, आया समझ में आप लोगों को, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट डू, सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टीज। एंड राइट्स का मतलब है समथिंग दैट यू आर अलाउड टू डू। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास लाइसेंस है तो मैं गाड़ी चला सकता हूं, ये मेरा राइट है। वहीं पर मेरी ड्यूटी क्या है कि मेरे किसी एक्ट से किसी को हार्म ना पहुंचे, राइट। दिस समथिंग विच आई एम रिक्वायर्ड टू डू, या मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं आपको, राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट एन एग्रीमेंट, राइट, मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर सम पर्पस। ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज का हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर सम पर्पस। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है बहुत लेमन लैंग्वेज में। बट भाई हम तो आगे जाके सर एडवोकेट बनने वाले हैं, तो हमें तो टेक्निकल डेफिनेशन जो है जो एक्ट के अंदर दी गई है वो पता होनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, और वो दो चीजें क्या क्या है, पहला एग्रीमेंट एंड दूसरा एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, एन एग्रीमेंट विच इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर हमें दो चीजें निकल के आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहला तो एक एग्रीमेंट होगा, ये पहला एसेंशियल है। और दूसरा कि वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब सवाल आता है सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि एग्रीमेंट क्या होता है या एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। तो बिल्कुल आइए समझते हैं और देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट, अब अगर मैं एग्रीमेंट को डिफाइन करूं तो एग्रीमेंट का मतलब होता है व्हेन टू और मोर पर्सन मेकिंग प्रोमिसेस टू ईच अदर। व्हेन टू और मोर पर्सन मेक्स प्रॉमिस टू ईच अदर वो आपका एग्रीमेंट होता है। व्हेन टू और मोर पर्सन make promises to each other, obviously for some purpose, right। ये आपका एग्रीमेंट होता है। बट यहां पर ना सिर्फ प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा, प्रॉमिस में आपका यहां पर क्या ऐड होना चाहिए,
कंसीडरेशन भी ऐड होना चाहिए। तो हमें यहां पर दो एसेंशियल निकल के मिलते हैं एग्रीमेंट में कि प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन जो है आपका क्या होता है, आपका एग्रीमेंट बनाता है। सर आप बस बताते जा रहे हो कि प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट एक्चुअली में मतलब नहीं समझा रहे हो। देखो मतलब तो हम समझेंगे, बट पहले हम डेफिनेशन को लेकर बात करें कि एसेंशियल्स क्या होते हैं, फिर हम पीछे से शुरू करेंगे कि एक एक एसेंशियल जो है उसका मतलब क्या है। ओके तो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट कुछ समझा नहीं है, सिर्फ हमने डेफिनेशन देखी कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, दोनों ही क्या है हमें नहीं पता। देन हमने बात की एग्रीमेंट क्या होता है, सर दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो पार्टीज हैं एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं, राइट एंड उस प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन ऐड होता है तो वो एग्रीमेंट होता है। बट सर हमें नहीं पता कि प्रॉमिस क्या है और कंसीडरेशन क्या है। बट आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉमिस का मतलब क्या होता है और आपका कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा आप लोग मूवीज देखते हो, अगर आप लोग मूवीज देखते हो ना तो काफी ईजी हो जाएगा, राइट। जब क्या होता है ना कि अगर हम लॉ पढ़ लेते हैं और फिर मूवीज देखते हैं तो हम बहुत रिलेट कर पाते हैं कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने पढ़ा हुआ है और ये चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। तो वैसे ही अगर प्रॉमिस की बात करें तो अगर आप लोगों ने वो सल्लू भाई की मूवी जो मूवी आई थी, एक आई थिंक वांटेड नाम था मूवी का, उसका एक डायलॉग है अगर आपने सुना हो कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो डायलॉग है ना, ये ऑटोमेटिकली बताता है कि प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। प्रॉमिस मींस व्हाट, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी मतलब कमिटमेंट टू डू समथिंग। प्रॉमिस मतलब क्या होता है, कमिटमेंट टू डू समथिंग, कमिटमेंट टू डू समथिंग, राइट। ये होता है प्रॉमिस। बेसिकली अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल, बहुत जनरल एग्जांपल दूं प्रॉमिस का, कि दो दोस्तों ने आपस में प्रॉमिस किया कि यार नई लेटेस्ट मूवी कौन सी आई है, बोले छावा मूवी आई है तो कल सुबह यार 7:30 वाला शो देखने चलते हैं, बोले ठीक है चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, ये प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस है कि हम मूवी देखने जाएंगे, कमिट किया ना एक दूसरे को कुछ, तो ये कमिटमेंट टू डू समथिंग, ये प्रॉमिस है, ठीक है। ये सिर्फ वही हमने प्रॉमिस की बात की। अब बात करते हैं कंसीडरेशन को लेके कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसीडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। आजादी के वक्त जो है एक नारा लगता था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब समथिंग फॉर समथिंग, राइट। कि मतलब कि कंसिडरेशन जो है ना, इससे हमें समझ में आता है मस्ट फ्लो फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से फ्लो होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक आपका एक लैटिन फ्रेज भी आता है, राइट। क्या है वो, क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो। अब क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या है, क्विड प्रो क्यो का मतलब है समथिंग फॉर समथिंग या समथिंग इन रिटर्न आप कह सकते हो, राइट। समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन सर होता क्या है, बट अगर मैं आपको समझाऊं एक बार फटाफट से चलते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में और देखते हैं कंसिडरेशन होता क्या है। अगर आप यहां पर देखोगे जो ये सिनेरियो हमने बात की थी, ये जो हमने केस रखा था कि यहाँ पर मजनू भाई पेंटिंग बेच रहे हैं उदय भाई को और उदय भाई उसके बदले में 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर, तो जो मजनू भाई दे रहे हैं, मजनू भाई क्या दे रहे हैं, मजनू भाई दे रहे हैं यहाँ पर पेंटिंग। तो जो ये पेंटिंग है ना, ये आपका कंसीडरेशन है, ये आपका क्या है, ये आपका कंसीडरेशन है जो मजनू भाई यहां पर दे रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो उदय भाई वहां से दे रहे हैं वो क्या है, वो है मनी विच इज 1 लाख रुपीज। तो ये जो है ना ये भी आपका कंसीडरेशन है, राइट। तो हमने समझा प्रैक्टिकली कि कंसिडरेशन होता क्या है एंड क्यों बोलते हैं कि इट मस्ट फ्लो फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर मजनू भाई कुछ दे रहे हैं तो उदय भाई को भी यहां से कुछ देना पड़ेगा, राइट। सो ये होता है कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके सो कंसिडरेशन का मतलब एक मैक्सिम है, राइट। लैटिन फ्रेज है क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग या समथिंग इन रिटर्न आप कह सकते हो। एंड कंसिडरेशन जो है ना, इट मस्ट फ्लो फ्रॉम बोथ साइड्स, इट मस्ट फ्लो फ्रॉम बोथ दी साइड्स, राइट। दोनों ही तरफ से कुछ आना जाना चाहिए, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ।
अब इसका मतलब क्या है सर कि लॉ की नजरों में वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पेन देखूं ना, तो इस पेन की कुछ वैल्यू है लॉ की नजरों में, स्पेक्स की कुछ वैल्यू है, इस वॉच की कुछ वैल्यू है, इस टी शर्ट की कुछ वैल्यू है, स्क्रीन की कुछ वैल्यू है, राइट? तो इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। मस्ट हैव सम वैल्यू इन दी आइज ऑफ लॉ। अब कंसिडरेशन क्या क्या हो सकता है? तो कंसिडरेशन जो है आपका, वो गुड्स भी हो सकते हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो मॉनेटरी टर्म्स में मनी भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है आपकी कंसिडरेशन में एक तरफ से आना एक तरफ से जाना हो सकता है, राइट? जैसे हमने देखा पेंटिंग के बदले पैसे मिल रहे हैं, तो ये कंसिडरेशन है, राइट? कार के बदले पैसे मिल रहे हैं, कंसिडरेशन है। घर के बदले पैसे मिल रहे हैं या कुछ सर्विस, तो ये आपका जो है कंसिडरेशन कहा जाता है। अब सवाल आता है सर कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? तो कंसिडरेशन जो है ना आपका, वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए मतलब कि अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। लॉफुल जैसे कि सपोज करो, मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि आई वांट टू सेल दिस पेन फॉर 100 रुपीज, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, राइट? कुछ भी अनलॉफुल नहीं है, सब कुछ वैलिड है, लॉफुल है, तो ये लॉफुल कंसिलेशन है। बट वहीं पर अगर सवाल आए कि एक पर्सन प्रॉमिस करता है दूसरे को ड्रग्स देने के लिए, एंड दूसरा पर्सन जो उसके बदले पैसा दे रहा है, राइट, ही इज पेइंग मनी फॉर दोज ड्रग्स, तो उस केस में जो है आपका वो अनलॉफुल हो जाएगा। तो कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, हमेशा कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। समथिंग फॉर समथिंग एज समथिंग इन रिटर्न, इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ एंड मस्ट फ्लो फ्रॉम बोथ दी साइड्स। आई होप इट इज क्लियर गाइस। सो ये आपका कंसिडरेशन है। अब सर ये तो हमें समझ में आ गया कि आपका कंसिडरेशन क्या होता है, या हमें समझ में आ गया आपका जो प्रॉमिस क्या होता है। बट अगर हम वहीं पर आगे बात करें, आपका एग्रीमेंट तो बन गया सर, प्रॉमिस समझ में आ गया हमें, कमिटमेंट टू डू समथिंग, देन उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग फॉर समथिंग, मस्ट हैव वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। जब प्रॉमिस और कंसेशन मिला सर, मतलब एग्रीमेंट तो हमें समझ में आ गया कि एग्रीमेंट मतलब क्या होता है। व्हेन टू और मोर पार्टीज मेकिंग प्रोमिसेस टू ईच अदर एंड उस प्रॉमिस में कंसीडरेशन है, तो आपका एग्रीमेंट आया। बट सर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बताया था, तो दो एसेंशियल्स बताए थे, उसमें से एक तो आपने बताया ही नहीं, वो मैं अब बताऊंगा। तो हमें एग्रीमेंट तो मिल गया कि एग्रीमेंट क्या होता है, बट बात आती है कि एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है यहाँ पर। एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है यहाँ पर कि बेसिकली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कल को दो पार्टीज के बीच में कोई भी ब्रीच होता है, राइट, अगर दो पार्टीज के बीच में कोई ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मतलब वॉयलेशन, कि दोनों ही ऑब्लिगेशन थी। जैसे कि सपोज करो, हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं वेलकम मूवी का, कि मजनू भाई ने पेंटिंग देने का वादा किया था, उदय भाई ने पैसे देने का, मजनू भाई ने पेंटिंग दे दी, बट उदय भाई पैसे नहीं दे रहे, पैसे देने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो करते बने कर ले, मैं तो नहीं देने वाला पैसे। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? अब मजनू भाई क्या कर सकते हैं? मजनू भाई जो है यहां पर कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। मजनू भाई कैन अप्रोच टू कोर्ट कि जज साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इंसाफ नहीं मिला। जब भी पैसे मांगता था तो उदय भाई कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, नरसों दे दूंगा कहा करते थे, बट पैसे कभी देते ही नहीं थे। तो ऐसे में मजनू भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और वो जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट से जाके बोलेंगे कि भाई हमारे बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको एनफोर्स करवाइए, मतलब कि इन्होंने जो ब्रीच किया, इनको बोलिए कि ये पैसे दें उस पेंटिंग के बदले। ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा बोलेंगे मजनू भाई। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीव्ड पार्टी होती है विच इज मजनू भाई, ये जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट को जाके बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराइए। तो बट क्या अब सवाल आता है कि सर क्या कोर्ट बस ऐसे ही एनफोर्स कर देगी? बट ऑब्वियसली नो, वो वहां पर कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको देखेगी, राइट? ऑब्वियसली कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होंगे, उनका उनको देखने के बाद फिर जाके कहीं ना कहीं कोर्ट अपने डिसीजन पर आएगी। बट एनफोर्सेबल बाय लॉ के लिए ना कुछ चीजें देखी जाती हैं, तभी एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। देखो एग्रीमेंट तो है, बट एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करा जाता है एनफोर्स करने के लिए? सबसे पहला अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आपका आता है पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट? सेकंड, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। थर्ड,
लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फोर्थ, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड फिफ्थ, शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। कुछ एग्रीमेंट्स बताए गए हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिनको क्लियरली बोल दिया है कि अगर ये एग्रीमेंट करोगे ना तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। राइट, तो एग्रीमेंट्स तो कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। एक्सप्रेसली डिक्लेयर ना किया गया हो वॉइड, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड नहीं होने चाहिए, तभी जाके आपका कोर्ट इसको एनफोर्सेबल कराएगा कि एग्रीमेंट तो है बट क्या एनफोर्स कराया जाए या नहीं, ये इन चीजों पर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले बात करें पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए ना, इसके अंदर हम तीन चीजें देखते हैं। पहला, कि जो पार्टी है वो क्या हो, वो मेजर हो, वो मेजर हो, इसका मतलब 18 प्लस हो, माइनर नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड, तो साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है बात करता है आपका नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब सर मेजर का समझ में आता है 18 प्लस हो, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड होता है। माइनर के साथ किया कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कैसा होता है, वॉइड होता है, मींस वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड एब इनिशियो। एंड वॉइड एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड। ठीक है, ओके। देन साउंड माइंड की बात करें, साउंड माइंड का मतलब है द पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन एक्ट, राइट, वो साउंड माइंड है। राइट, मतलब वो मूवी नहीं थी तेरे नाम मूवी, जिसमें वो जो कैरेक्टर प्ले किया था सलमान खान ने, उसको सिर में चोट लग जाती है और उसको उसका भाई उसको एप्पल खिला रहा होता है, उसको समझ में नहीं आता कि इसका एप्पल का करना क्या है। राइट, तो बेसिकली व्हाई, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस कि हो क्या रहा है मेरे आजू बाजू। राइट, तो वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं आपके, तो अनसाउंड माइंड नहीं चलेगा, हमें चाहिए साउंड माइंड, मतलब पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, सक्षम होना चाहिए। देन थर्ड वन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब कुछ लोगों को ना लॉ ने बोल दिया है कि यार ये डिस्क्वालिफाइड है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो आपका इंसॉल्वेंट पर्सन, अब इंसॉल्वेंट पर्सन को मना क्यों किया गया, इंसॉल्वेंट पर्सन को इसलिए मना किया गया क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब क्या होता है, जो बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया जिसे हम कहते हैं, है ना, दिवालिया घोषित हो गया है। अब उसके पास जब खुद पैसे नहीं है, असेट्स नहीं है, तो वो ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कैसे करेगा, बट ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो लॉ ने बोला यार ऐसे लोगों के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हो पाएंगे। वैसे ही इन्होंने बोला जो कन्विक्टेड पर्सन होते हैं, राइट, जो कन्विक्टेड पर्सन होते हैं उनके साथ भी आप मत करो, क्योंकि भाई जो लोग कन्विक्टेड मतलब क्या, जेल हो गई है, जेल के अंदर है, वो कैसे अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे। तो ऐसे ही कुछ इन्होंने एलियन एनिमी हो गया, और भी कुछ लोगों की लिस्ट बताई कि यहाँ पर ये आपके डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर मत हो। ये मतलब होता है पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। राइट, वैसे अगर हम बात करें लॉफुल कंसिडरेशन की या फ्री कंसेंट की बात कर लेते हैं, तो कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट जो है कैसी होनी चाहिए, कंसेंट आपकी फ्री होनी चाहिए। राइट, कंसेंट आपकी कैसी होनी चाहिए, कंसेंट आपकी फ्री होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट का यहां पर क्या मतलब है, फ्री कंसेंट का यहां पर मतलब है, एक मैक्सिम है, कंसेंसस एट ईडम। राइट, कंसेंसस एट ईडम,
राइट तो पहले हम समझते हैं कंसेंट मतलब ही क्या है। कंसेंट का मतलब आप ड्राइव कर सकते हो इस मैगजीन से, जो कि जिसका नाम है कंसेंसस एड ईडम। अब कंसेंसस एड ईडम पता है क्या बोलता है? व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, जब दो लोग एक चीज को, राइट, उसको सेम चीज समझ लेते हैं। अगर सपोज करो मुझे व्हाइट हॉर्स खरीदना है और सामने वाले को ब्लैक हॉर्स बेचना है, और हम दोनों के माइंड में कंफ्यूजन है, राइट, कि मैं चाह रहा हूं कि मैं व्हाइट हॉर्स बेचना चाहता हूं और वो ब्लैक हॉर्स खरीदना चाहता है, बट हम लोग सेम चीज पर तो एग्री नहीं कर रहे हैं ना, तो यहां पर कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। तो कंसेंसस फ्रीडम बात करता है व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, राइट। तो ये आपका जो है, ये कंसेंसस एड ईडम का मतलब है, राइट। जब दो लोग एग्री कर रहे हो सेम थिंग इन सेम सेंस में, और इसको शॉर्ट में मैं बोलूं तो इसको आप कह सकते हो यूनिटी ऑफ माइंड। अगर अलग अलग चीज को लेकर एग्री कर रहे हो कि मुझे व्हाइट हॉर्स बेचना है, सामने वाले को ब्लैक हॉर्स खरीदना है, कंफ्यूजन है, राइट, हम सेम चीज पर एग्री नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ऐसी कोई भी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन अगर होती है, राइट, तो फिर वहां पर कंसेंट नहीं मानी जाती। बट बोला गया कि यार ये जो कंसेंट है ना, ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। अब ये कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी जब उसके अंदर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, जैसे कि कोएर्जन नहीं होगा, राइट, कोएर्जन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि फ्री नहीं मानी जाएगी अगर ये चीजें होंगी तो। एक तो हो गया कोएर्जन। सेकंड बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोएर्जन मतलब क्या? कोएर्जन मतलब कि एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ मतलब क्या हो गया? पहले आईपीसी था, अब आपको मालूम है रिप्लेस हो गया है, तो भारतीय न्याय संहिता, राइट। तो ऐसा कोई भी, जैसे कि कोई जोर जबरदस्ती करके, अनलॉफुली डिटेन करके बोले कि तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा अगर तुम ये घर मुझे नहीं दोगे कम पैसों में, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी डरा के धमका के जो भी लॉ मना करता है, राइट, मारने की धमकी देना, तो यहां पर ये सारा कोएर्जन के अंदर चला जाता है। देन सेकंड जो है बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस को लेके, कि बेसिकली नाम से ही समझ में आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, राइट। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जो एक पर्सन डोमिनेट, आपने मूवी देखी होंगी ना, जहां पर कुछ ऐसे जो ढोंगी बाबा का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, राइट, कि एक्चुअली में उन्हें कुछ आता नहीं है, बस वो ऐसे ढोंग कर रहे होते हैं कि वो, उनको सब पता है, उनको एकदम ज्ञान है सब कुछ। तो वहां पर ना वो एग्जाम्पल यहां पर बैठते हैं कि बेसिकली समवन हु इज इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन, राइट, तो वो जो है क्या कर रहा है? टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ओवर दी अनदर पर्सन। तो बोले कि, बोलता ना बाबा की, क्या लेकर आए हो, क्या लेके जाओगे, ठीक है, सारी संपत्ति हमारे हमारे नाम पे कर जाओ, क्योंकि इन संपत्ति के कारण ही तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस में इस तरीके के एग्जाम्पल चलते हैं, राइट, जहां पर आपका कोई डोमिनेटिंग पोजीशन पे कोई जो बाबा जी बैठे हुए हैं, जो ढोंगी बाबा है, वो एडवांटेज उठा रहा है दूसरों का, डर का या जिस भी चीज का। तो यहां पर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है, अगर ऐसा कुछ किया तो फिर उसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहां पर भी हम मानते हैं कंसेंट फ्री नहीं थी। और अगर आगे बात करें, थर्ड जो है आपका वो आता है फ्रॉड। फोर्थ बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन को लेके। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में ना बड़ा ही सिंपल सा इसका फंडा है, अगर दोनों को ही मैं समझाऊं तो फ्रॉड मतलब होता है जहां पर आपका इंटेंट होता है डिसीव करने का, राइट। इंटेंट क्या है? इंटेंट है आपका डिसीव करने का। क्योंकि आप खुद बिलीव नहीं करते जो स्टेटमेंट आप दे रहे होते हो ना, यू डू नॉट बिलीव वट एवर यू आर सेइंग। सपोज करो कि मैंने बोला कि भाई ये जो पेन है ना, इससे आप स्पेस में भी लिख सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो मैंने बोला कि यार आई वांट टू सेल दिस पेन टू यू फॉर 1000 रुपीज। बोला यार 1000 रुपीज इतना महंगा क्यों? क्योंकि आप इससे स्पेस में भी लिख सकते हो। मुझे पता है कि यार ये 2 रुपए का पेन है, ये पेपर पे चल जाए ना बहुत बड़ी बात है, बट फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं धोखा देना चाहता हूं। मेरा इंटेंशन जो है ना डिसीव करने का है आपको, तो ये मैंने फ्रॉड कर दिया। बट वहीं पर जो मिसरिप्रेजेंटेशन की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं इरोनियस बिलीफ, एक ऑनेस्ट मिस्टेक होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वो मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं, राइट, वट एवर आई एम स्टेटिंग आई एक्चुअली बिलीव दैट। कि सपोज करो कि मेरे फादर ने मुझे एक बैट ला के दिया बचपन में,
राइट, मैं एम एस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने बोला यार ये मैंने मांगा तो उन्होंने ला के दे दिया कि हाँ एम एस धोनी के साइन किए हुए बैट है। तो बोले यार बढ़िया, मैं इसको कभी खेलता नहीं था कि यार गंदा ना हो जाए। बट जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा यार अब इसको ना बेच देना चाहिए, अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, अब मैं बेचने गया, सपोज करो एक और कोई पर्सन है जो वो भी काफी इंतजियास्ट है, काफी बड़ा फैन है एम एस धोनी का, उसने 5 लाख में वो बैट को खरीदा। बट उसने जब इंस्पेक्ट कराया तो पता चला कि यार ये बैट तो नकली है। तो अब वो मेरे ऊपर अगर केस करेगा भी तो मैं किस चीज के लिए लायबल होऊंगा? ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन? वो चीज कहलाएगी मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरा मुझे खुद नहीं पता था। जब मुझे खुद ही नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ है, मैं तो यही मानता था ना कि एक्चुअली में वो साइन किया हुआ बैट है। बट एक्चुअली में क्या, फादर जो थे उन्होंने मन रखने के लिए मार्केट से बैट लाके दे दिया। अब यहां पर मैं तो मानता था कि वो एक्चुअली में एम एस धोनी का ही बैट है या उसके साइन है उस पर। तो यहां पर जो मैंने किया वो मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, ना कि फ्रॉड, क्योंकि यहां पर वट एवर आई हैव स्टेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, आई ऑल्सो बिलीव दैट। तो यहां पर फ्रॉड में ऐसा नहीं होता। फ्रॉड में आपको पता है अंदर से कि आप झूठ बोल रहे हो कि स्पेस में चल जाएगा ये पेन। तो यहां पर ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, राइट। तो एक सिंपल सा डायलॉग नहीं है वो थ्री इडियट्स मूवी का, कि जब भी ऐसा कुछ हो कि ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि जो आपने बोला क्या आपने वो सही बोला, क्या आप एक्चुअली बिलीव करते हो जो आप बोल रहे हो। अगर ऐसा है फिर भले ही कुछ भी हो तो आप मिसरिप्रेजेंटेशन में फॉल करोगे। बट एक्चुअली में अगर आप बिलीव नहीं करते हो जो आपने बोला तो फिर आप फ्रॉड में चले जाओगे। आई होप गाइस इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है आपका मिस्टेक को लेकर, राइट। अब मिस्टेक जो है ना दो तरीके से बांटी गई है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ लॉ जो है ना ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक मैक्सिम है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। अगर पूरी मैक्सिम बताऊं तो इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूजेट, मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, राइट। अगर मैं यहां पर मैक्सिम कहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, राइट। जो मैक्सिम है वो कुछ इस प्रकार है, इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूजेट, मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है, बट इग्नोरेंसिया juris नॉन एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो अगर इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है ना तो यहां पर जो है वो एक्सक्यूजेबल है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। अब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में भी ना दो चीजें आती है, एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बायलेटरल। अगर सिर्फ एक पार्टी की गलती है, दूसरी पार्टी तो सही थी, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड नहीं होगा, वैलिड रहेगा। बट अगर दोनों ही पार्टीज अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जब सपोज करो फॉर एग्जांपल कि दो पार्टीज ने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, किस चीज को लेके, एक हॉर्स को परचेज करने को लेके, बट उनको दोनों को ही नहीं पता था कि जिस समय पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हॉर्स की तो डेथ हो चुकी है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये जाएगा बायलेटरल मिस्टेक में, बायलेटरल में। और बायलेटरल के केस में जो है ये वॉइड हो जाएगा, बट यूनिलेटरल के केस में जब सिर्फ एक पर्सन की मिस्टेक होती है ये वैलिड ही रहता है, वॉइड नहीं होता। और बाकी अगर हम बात करें कि ये जो चार हमारे पास जो केसेस हैं, कोएर्जन हो गया, अंडी इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, राइट, यहाँ पर आपका मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, इन केसेस में क्या होगा, इन केसेस में आपका ये वॉइडेबल हो जाएगा। क्या होगा? वॉइडेबल, राइट। वॉइडेबल मतलब वन पार्टी हैज द ऑप्शन कि वो कोर्ट में जाके उसको क्या करवा सकती है, वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। कि सपोज करो किसी पर्सन ने जोर जबरदस्ती करके आपसे पेपर्स पे साइन करवा लिए, अब वो पर्सन चला गया, नाउ यू कैन गो टू कोर्ट एंड आप बोल सकते हो कि भाई मेरे साथ तो जोर जबरदस्ती करके ये घर इन्होंने कम दाम में मुझसे ले लिया है एंड मैं इसको नलिफाई कराना चाहता हूं। तो एक ऑप्शन होता है, जाओगे तभी वॉइडेबल होगा, नहीं जाओगे तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही रहेगा। सो आई होप सो ये आपको क्लियर है। यहाँ पर पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसेशन को लेकर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस, राइट। अब यहाँ पर अगर आपका पर्पस सही नहीं है तो वो चीज कहां चली जाएगी, वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, राइट। जैसे कि सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं कि एक पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या, एग्रीमेंट करता है, राइट। क्या कि आपने बोला सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, हम चाहते हैं कि आप ही हमें पढ़ाओ, ठीक है। मैंने बोला बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बट उसके लिए जो है सामने वाली कोचिंग का कुछ मटेरियल चुरा कर लेकर आ जाओ।
अब यहां पर देखो, जो अगर हम देखें यहां पर कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों की ही बात करें, तो कंसीडरेशन क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बदले आप जो है वो मटेरियल चुरा के लेके आके दे रहे हो, तो ये अनलॉफुल कंसीडरेशन हो गया, ये भी गलत है, आपका यहां पर एनफोर्सेबल नहीं होगा। बट यहां पर इसी सेम एग्जांपल में अगर हम ऑब्जेक्ट को लेकर बात करें, तो ऑब्जेक्ट तो सही है सर, पढ़ने के लिए ही तो कर रहे हैं, तो पर्पस तो सही है, तो वो ऑब्जेक्ट लॉफुल है। बट ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि सब कुछ फुलफिल होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, काम नहीं चलेगा, लॉफुल ही कंसीडरेशन चाहिए और लॉफुल ही ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई वांट टू सेल दिस पेन टू यू फॉर 100 रुपीज, आप खरीदना चाहते हो, एग्जाम है, पेपर है, उसमें लिखना है, तो पर्पस भी सही है, कंसीडरेशन भी ठीक है। देन फिफ्थ वन इज टॉक्स अबाउट कि कुछ एग्रीमेंट्स बताए गए हैं जो कि आपके एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि वो वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज को लेके, कि आप मैरिज को लेके रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, हमारा जो संविधान है बोलता है कि भाई हर किसी को अधिकार है अपने पसंद के लड़के या लड़की से शादी करने को, राइट। तो यहाँ पर आपका वो ऐसे एग्रीमेंट अगर कोई करता है जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, कोई रिस्ट्रेन डाल रहा है, तो वॉइड हो जाएंगे। देन लीगल प्रोसीडिंग को लेकर अगर कोई रिस्ट्रेन डालता है, तो भी आपके ऐसे एग्रीमेंट्स जो है वॉइड कहलाते हैं। ट्रेड को लेकर आपने पढ़ा होगा ना आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पर बात करता है कि राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ऑक्यूपेशन जो है आप जो भी आपको लगे आप वो चूज करके बिजनेस कर सकते हो, ऑब्वियसली लॉफुल लीगल होना चाहिए। तो उसको भी लेकर अगर कोई रिस्ट्रेन डालता है, तो वो चीज आपके ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं। सो आई होप सो आपको क्लियर हुआ कि एनफोर्सेबल बाय लॉ जो है ना, कोर्ट ये सब चीजें देखती है, उसके बाद ही एनफोर्स करती है, अदरवाइज एनफोर्सेबल वो नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो हमारा सबसे स्टार्टिंग स्टेज होता है, जो कि है आपका प्रपोजल। ये स्टार्टिंग स्टेज होता है कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। स्टार्टिंग स्टेज कह सकते हो, या यहां से कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली शुरू होता है। तो प्रपोजल में अगर मैं आपको बोलूं, तो आपने अगर वो फिर हेरा फेरी मूवी देखी है, राइट, फिर हेरा फेरी मूवी में बड़े दो मजेदार कैरेक्टर हैं, राइट। यहां पर एक जो है आपका ये राजू है, और दूसरा जो है वो मूवी में जो कचरा सेठ होता है। अब यहाँ पर राजू जो है ना, यहाँ पर शूज का ऑफर दे रहा है। क्या ऑफर दे रहा है, आई वॉन्ट टू सेल माई शूज फॉर 150 रुपीज, वुड यू लाइक टू बाई इट। तो बेसिकली क्या होता है ना, ऑफर में, प्रपोजल में इस तरीके के लाइंस आपको देखने को मिलेंगी कि आई विल डू दिस फॉर यू इफ यू एग्री टू व्हाट आई से, आई विल डू दिस फॉर यू इफ यू एग्री टू व्हाट आई से, आई विल सेल यू माई शूज फॉर वन इफ यू आर एग्रीइंग टू पे मी 150 रुपीज, राइट। सो बेसिकली अगर यहां पर हम देखें ऑफर प्रपोजल में, तो क्या राजू यहां पर विलिंगली अपने शूज बेच रहा है? हाँ सर, आपने ऐसा कुछ तो बताया नहीं है कि यहां पर जोर जबरदस्ती हो रही हो, तो राजू यहां पर विलिंगली अपने शूज बेच रहा है, राइट। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपनी विलिंगनेस बता रहा है किस चीज के लिए, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, राइट। तो एक तो मतलब हो गया कुछ करने के लिए, जैसे कि बोला जा रहा है कि यार आई वांट टू सेल माय शूज, मैं अपना शूज देना चाहता हूं, उसके बदले आई वांट 150 रुपीज, अगर एग्री करते हो तो ठीक है। तो ये तो हो गया टू डू समथिंग का एग्जाम्पल। बट वॉट अबाउट एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो नॉट टू डू समथिंग आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, नॉट टू डू समथिंग। अब इसका बड़ा ही सिंपल सा अब एक सवाल उठता है कि सर क्या प्रपोजल या ऑफर, देखो प्रपोजल ऑफर जो है ना आप साइमल्टेनियस यूज कर सकते हो। हमारा अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो वहां पर प्रपोजल यूज किया गया, और ऑफर की बात करें तो ये आपका इंग्लिश लॉ में चलता है, ठीक है। आप साइमल्टेनियसली यूज कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या हो रहा है ना, कुछ ना करने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है क्या सर, सवाल उठता है। तो आंसर है यस, कुछ ना करने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि आपने देखा है शाहरुख खान का बंगला है, राइट, मन्नत। तो उसके सामने अब आपने कोई पर्सन है, सपोज करो हमारा क्या नाम ले ले हम, मुगैम्बो, ठीक है। मुगैम्बो ने यहाँ पर जमीन खरीदी और वो अपना घर बनाना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 फ्लोर हैं, ठीक है, मन्नत में, और यहाँ पर शाहरुख खान साहब का बेडरूम है, ठीक है। अब वो यहाँ पर बढ़िया सी फेसिंग बंगलो है, तो यहाँ पर सूरज सुबह सुबह बढ़िया अपना, एंड बढ़िया व्यू देखने को मिलता है, समुद्र देखने को मिलता है। अब वहीं पर बाजू में जस्ट
फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, आपने ही बनाना शुरू कर दिया, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब जैसे आप फोर्थ फ्लोर बनाना शुरू कर रहे थे, शाहरुख खान साहब ने कहा कि भाई बस कर, एक काम कर, तू यहां पर कुछ मत बना, तू नहीं बनाएगा ना तो आई विल पे यू 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ दूंगा अगर तू ऐसा नहीं करेगा। तो दिस कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट टू डू समथिंग या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ ना करने के लिए ऑफर दिया गया, अगर आप एक्सेप्ट करते हो, अगर आप वो फ्लोर नहीं बनाते हो तो ही विल पे यू 5,000 रुपीज। आई होप सो इट इज क्लियर। चलिए, सो ये आपका प्रपोजल है, when one person signifies to another अपनी willingness to do something or not to do something या to abstain from doing anything, such act और abstinence जो है उसको क्या कहा जाता है, प्रपोजल कहा जाता है। आई होप सो गाइस कि ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस बड़ा ही सिंपल है। अब यही हम अगर पीछे वाले एग्जांपल में बात करें तो अगर कचरा सेठ यहां पर अपनी असेंट दे देता है, असेंट मींस कंसेंट, वो बोल देता है कि यस आई एम विलिंग टू बाय योर शूज फॉर 150 रुपीज, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहां अगर हम बात करें आपका, तो एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, व्हेन द पर्सन टू whom when the person to whom the offer has been made gives his consent, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस कहेंगे, राइट। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल, राइट, प्रपोज जो आपका ऑफर है, राइट, वो ये प्रपोजल जो है दिया गया है, ही गिव्स हिज असेंट या ही गिव्स हिज कंसेंट, तो वो आपका एक्सेप्टेंस कहा जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये बेसिकली आपका चार्ट फ्लो है जो अभी तक हमने पढ़ा, हमें समझ में आया कि यहां पर पहला जो आपका प्रपोजल था, जो अभी जस्ट हमने देखा प्रपोजल या ऑफर, और वहां पर अगर आपने एक्सेप्ट करा तो ये दोनों मिलकर बनता है प्रॉमिस। और आपने ध्यान है हमने प्रॉमिस पढ़ा था, राइट, सल्लू भाई मूवी डायलॉग याद आ रहा होगा, कमिटमेंट टू डू समथिंग, राइट। तो बेसिकली एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो जब एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस बन जाता है, एक बार प्रॉमिस बन गया, इट मींस यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। नाउ यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। और वो गाना नहीं है मोहम्मद रफी साहब का, वो आपको याद आ रहा होगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना या रोके खुदाई तुम्हें आना पड़ेगा। तो बेसिकली प्रॉमिस मतलब वही होता है, कमिटमेंट टू डू समथिंग। और एक बार कमिटमेंट कर दिया ना तो फिर अपनी बात से नहीं पलट सकते, और एक बार वादा कर दिया तो उससे मुकर नहीं सकते। तो यहां पर प्रॉमिस हो गया। देन प्रॉमिस में अगर आप कंसीडरेशन ऐड करोगे ना, जो हमने पढ़ा था क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न, तो वो आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। और इसी एग्रीमेंट में अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ को हम ऐड कर दें तो क्या निकल कर आता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आता है। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका स्टार्टिंग स्टेज से लेके जो एंड स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट की, यहां से हमें निकलता है। तो बेसिकली ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से जो अभी हमने कवर किए हैं कि प्रपोजल क्या, एक्सेप्टेंस क्या, प्रॉमिस क्या, कंसीडरेशन क्या, एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या। आई होप सो गाइस ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्विकली, कुछ और कॉन्सेप्ट फटाफट से देख लेते हैं। चलिए, अब ऑफर जो है ना आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, और हम बात करें तो ऑफर आपका वर्बल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है, राइट। ऑफर जो है ना आपका दोनों तरीके से हो सकता है, एक तो वर्बली भी, वर्बली मींस ओरली भी हो सकता है, और राइटिंग में भी हो सकता है, इन रिटर्न भी हो सकता है। पर वहीं पर अगर हम बात करें स्पेसिफिक और जनरल के बीच में, तो स्पेसिफिक मतलब क्या और जनरल मतलब क्या। देखो स्पेसिफिक मतलब बड़ा ही सिंपल है, नाम से समझ में आता है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को किया हो आपने, राइट, तो उसे हम कहेंगे यहां पर स्पेसिफिक। और जनरल क्या होगा, मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज या मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, वो आपका जनरल ऑफर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक मतलब कोई असर्टेन पर्सन को किया है आपने, राइट। असर्टेन पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन आप लिख सकते हो, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पर्सन को। ग्रुप ऑफ पर्सन से मेरा मतलब है कोई असर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये क्लास हमारी यहाँ पर फिजिकली अगर आप लोग यहाँ प्रेजेंट होते हो, मैं बोलता सपोज 20-30 स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं बोलता आई वांट टू सेल दिस पेन टू यू गाइस हुएवर सिटिंग इन दिस रूम, इट मींस दिस इज एन स्पेसिफिक ऑफर। कुछ असर्टेन लोगों को मैंने ऑफर दिया, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को जो असर्टेन्ड थे, तो यहाँ पर वो आपका स्पेसिफिक ऑफर में जाएगा। वहीं पर जनरल की बात करें तो बेसिकली व्हेन इट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। सिंपल सा अगर समझाऊं तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है इसको, राइट। मेड टू द
पब्लिक एट लार्ज। यू जस्ट हैव टू परफॉर्म दोज कंडीशन। क्या करना है आपको? यू जस्ट हैव टू परफॉर्म दोज कंडीशंस। अगर एक एडवर्टीजमेंट निकाला और उसमें कुछ कंडीशन दी थी, अगर आपने पूरी कर ली, इट मीन्स यू हैव गिवन योर एक्सेप्टेंस, और अब वो प्रॉमिस बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, राइट। सो इसमें केस भी अगर आपने सुना होगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब इस केस में क्या हुआ था, बेसिकली इस कंपनी ने क्या किया था, इस कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दिया कि हमारी मेडिसिन खाने के बाद किसी को भी कोल्ड या फ्लू नहीं होगा। अकालिल मोहतरमा जो थी, इन्होंने वो मेडिसिन कंज्यूम कर ली, वो मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद भी इनको फ्लू हो गया, और कंपनी ने बोला था अपने एडवर्टीजमेंट में कि अगर किसी को फ्लू हो गया हमारी मेडिसिन खाने के बाद, तो हम 100 यूरोज देंगे उसको। जब कार्लिल मोहतरमा ने बोला कि लाइए भाई हमारे 100 यूरोज कहाँ है, तो कंपनी ने मना कर दिया। तो फाइनली जब कोर्ट में केस गया, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, 100 यूरोज आपको देने तो पड़ेंगे, बिकॉज यहां पर एक्सेप्टेंस था। पहले कंपनी बोली थी एक्सेप्ट नहीं किया, बट बिकॉज इन्होंने जो मेडिसिन कंज्यूम की, इट मींस कि उन्होंने वो कंडीशन परफॉर्म कर दी जो कंडीशन कंपनी ने रखी थी, एंड इसीलिए कंपनी यहां पर लायबल हुई 100 यूरोस पे करने के लिए कार्लिल मोहतरमा को, राइट। आई होप सो गाइस इट इज क्लियर कि जनरल जो है मेड टू द पब्लिक एट लार्ज होता है, स्पेसिफिक सर्टेन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को होता है। आगे बढ़ते हैं, देन आता है काउंटर ऑफर। अब आप लोगों ने ना मम्मी के साथ शॉपिंग करने तो आप लोग गए होगे, 101% गए होगे, राइट। सो बेसिकली क्या होता है ना, काउंटर ऑफर भी कुछ वैसा ही है। सपोज करो दो पार्टीज हैं यहां पर, राइट, दो पार्टीज हैं। अब यहां पर क्या होता है, एक ऑफर दे रहा है सामने वाले को, क्या, सपोज करो इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, कि आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर 1 लाख रुपीज। सामने वाला बोलता है यार आई एम विलिंग टू बाय योर हाउस, बट 1 लाख तो ज्यादा है, ठीक है, 1 लाख तो ज्यादा है, मैं 50,000 में खरीदना चाहूंगा। अब आप देखो, ये जो यहां पर ऑफर दिया था, सामने वाले ने एक्सेप्ट तो नहीं किया। वो बोला कि यार एक्सेप्ट करना तो चाहता हूं, बट इसने जो है ऑफर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि यार 50,000 में दे दे। ये जो 50,000 बोला ना, ये काउंटर ऑफर है। और वैसे ही आपने देखा होगा, जब आप लोग कभी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए होगे, तो जनरली क्या होता है, दुकान वाला बोलता है कि भाभी जी ये साड़ी जो है 4,000 की है, मम्मी क्या बोलती है, 800 रुपए। तो जो मम्मी ने ये 800 रुपए बोला, ये क्या है, ये आपका काउंटर ऑफर। फिर दुकानदार बोलेगा नहीं नहीं भाभी जी 800 रुपए तो बड़ा कम है, एक काम करिए चलिए 3,000 कर देता हूँ, क्योंकि आप यहीं से लेते रहते हो। जो दुकानदार ने 3,000 बोला, ये क्या है, ये भी काउंटर ऑफर है। फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है भैया, एक काम करो ना, आपका ना मेरा 1,000 रुपए में डन करते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं देने वाली। तो ये 1,000 रुपए क्या है, ये भी काउंटर ऑफर है। तो काउंटर ऑफर सर हुआ क्या, डेफिनेशन क्या हुई, तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं, तो बेसिकली एक्सेप्टेंस, acceptance of an proposal या offer with modification या alteration। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर या प्रपोजल आप यहां पर लिख सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर विद मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन। तो यहां पर एक्सेप्ट तो किया, बट मॉडिफिकेशन, 50,000 कर दिया, 40 कर दिया, 30 कर दिया, 20 कर दिया, तो ये जो ऑल्ट्रेशन है ना, तो यहां पर क्या सर काउंटर ऑफर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा, नहीं बनाएगा, अनटिल एंड अनलेस वो एक्सेप्टेंस ना दे दे। सामने वाला अगर एक्सेप्ट कर जाता है, 50,000 बोले चलो ठीक है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, वरना ये एक तरीके से एक और ऑफर ही है, राइट। तो ये काउंटर ऑफर का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, इनविटेशन टू एन ऑफर। अब इनविटेशन टू एन ऑफर क्या होगा, आपने देखा होगा जनरली शॉप्स वगैरह आप देखते हो, राइट। जैसे सपोज करो आप एक बुक स्टोर में गए, तो सारी बुक्स ऐसे रखी होती है, ठीक है, प्राइस वाइस भी लगा होता है, ठीक है। तो ऐसी जो शॉप्स होती है ना, ये आपको इनवाइट कर रही होती है, इनविटेशन दे रही होती हैं कि आओ भैया, आके अगर आपको दुकान में कुछ पसंद आ रहा है, तो आके हमें ऑफर दो दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू बाय, एंड अगर हमें जमेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये होता है इनविटेशन टू एन ऑफर, जहां पर सामने वाला जो है आपको क्या कर रहा है, आपको इनविटेशन दे रहा है, इनवाइट कर रहा है। अब इनविटेशन दे रहा है मतलब वो बेसिकली क्या बता रहा है, मियरली डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस, merely declaration of willingness to enter into negotiation।
कि आओ आके मेरे साथ नेगोशिएट करो। अब कौन करेगा आके नेगोशिएट? इंटरेस्टेड पार्टी। तो इंटरेस्टेड पार्टी जो होगी मे मेक एन ऑफर। इंटरेस्टेड पार्टी ऑफर दे देगी। सपोज फॉर एग्जांपल कि मुझे एक बुक पसंद आई, मैंने बोला भैया आई वांट टू परचेज दिस कॉमिक, मार्वल की कॉमिक थी। अब वहां पर जब बात हुई तो मैंने बोला कि ठीक है, आई एम विलिंग टू पे 100 रुपीज फॉर दिस। अब भैया के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर ही वांट्स टू सेल दैट पर्टिकुलर कॉमिक और नॉट। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और हो सकता है वो मना भी कर दे कि नहीं यार, वो तो मैंने मेरे बच्चे के लिए रखी हुई है, उसके बर्थडे पे उसको दूंगा। तो बात ही खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। सो दिस इज व्हाट इनविटेशन टू एन ऑफर मींस, कि सामने वाला आपको इनवाइट करता है कि आओ आके नेगोशिएशन में एंटर हो। और ऑफर कौन देता है? ऑफर देते हो आप। ऑफर कौन देगा? ऑफर शॉपकीपर नहीं देगा। ऑफर देगा जो खरीद रहा है, जो कंज्यूमर है। राइट, जो कंज्यूमर है ना, वो यहां पर ऑफर देगा। बायर यहां पर ऑफर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आता है आपका क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है? क्रॉस ऑफर सिंपल सी बात करता है, अगर सपोज करो दो पार्टीज है, दो पार्टीज ऑफर दे रही हैं एक दूसरे को। राइट, ये पर्सन ऑफर दे रहा है कि आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर 1 लाख रुपीज। ठीक है, सेल को लेकर है। ये बोल रहा है आई वांट टू परचेज योर हाउस फॉर 1 लाख रुपीज। अब आप देख रहे होगे क्रॉस ऑफर में हुआ क्या यहां पर। यहां पर सब कुछ सेम है। सपोज करो इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, क्या हो रहा है? ए ने यहां पर ऑफर दिया बी को, किस चीज को लेकर? घर को लेकर। इसने भी यहां पर परचेज को लेकर ऑफर दिया, किसको लेकर? घर को लेकर। मतलब दोनों ही जो है वो क्या है? सेम है। दोनों ही अमाउंट जो है 1 लाख को लेकर बात कर रहे हैं। अगेन अमाउंट जो है आपका वो भी सेम है। क्या पार्टी सेम है? तो सर पार्टीज भी तो सेम है, ए और बी ही है। राइट, सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी सेम है, अमाउंट सेम है। और इनने जो ऑफर दिया, ये ऑफर कैसा था? साइमल्टेनियस था। दोनों को ही नहीं पता था कि सामने वाला ऐसा ऑफर देने वाला है। साइमल्टेनियसली ऑफर दे दिया। ए ने बी को मेल लिखा, बी ने ए को मेल लिखा, मेल भेज दिया साइमल्टेनियसली इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। नहीं पता था कि ए ऐसा भेजने वाला है, बी को नहीं पता था, ए को नहीं पता था कि बी भेजने वाला है। तो ऐसे ऑफर्स को हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। राइट, जहां पर ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑफर ही है ना, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर ही है, दोनों के एक्सेप्टेंस नहीं है। तो सर आप कहना चाह रहे हो कि जब सब कुछ सेम होगा तो ही क्रॉस ऑफर कहलाएगा? एग्जैक्टली। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, ऑफर जो है ना, वो आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? एक्सप्रेस का मतलब होता है आपका कि या तो आप वर्बली बोल के ऑफर दे दोगे कि आई वांट टू सेल दिस पेन टू यू फॉर 100 रुपीज, बोल दिया वर्बली। या हो सकता है इन राइटिंग में। राइट, पोस्टल लेटर लिख दिया कि यार मैं ये फलाना फलाना पेन आपको बेचना चाहता हूँ इतने रुपए का, क्या आप खरीदना चाहते हो? तो वर्बली या इन राइटिंग। देन सेकंड, अगर हम बात करें इम्प्लाइड को लेके ना, यहां पर गाड़ी थोड़ी सी हमें स्लो करनी होती है समझने पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपली बात करता है यहां पर इम्प्लाइड ऑफर वो ऑफर होते हैं जो कि इन्फर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इन्फर्ड, इन्फर्ड फ्रॉम दी कंडक्ट या बिहेवियर या एक्शन ऑफ द पार्टी। तो ये इन्फर करना होता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर कभी आपने बस से ट्रैवल किया हो, तो सपोज करो कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है। राइट, अब आपकी स्कूटी खराब थी, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो। द मोमेंट यू हैव स्टेप्ड इनटू दैट बस, आपने एक ऑफर दे दिया कि भैया जहां तक भी मैं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं उसके लिए अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूं। ये क्या है? ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। खाना खाने गए रेस्टोरेंट में, आपने ऑर्डर दिया कि भैया एक बटर पनीर मसाला, एक नान, एक कुलचा, राइट, छाछ दे दो गर्मी हो रही है तो, फिर एक गुलाब जामुन हो जाए। तो ये सब जो है ना, आप जब ये दे रहे हो तो बेसिकली आप एक इम्प्लाइड ऑफर दे रहे हो कि भाई पैसा दूंगा मैं इन चीजों का।
राइट। तो ये आपके इम्प्लाइड ऑफर है जो कि इन्फर किए जाते हैं आपके कंडक्ट से। और ऐसे ही अगर एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस भी बोलकर हो सकता है, लिखकर हो सकता है। मैंने बोला आई वांट टू सेल दिस पेन टू यू फॉर 10 रुपीज, ठीक है, अब आपने बोला खरीदना है, बट हमें इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस करनी है, तो क्या करेंगे, मैं निकालूंगा 100 रुपए जेब से, और आपने बोला 100 रुपए का पेन है, मैं 100 रुपए रखूंगा और ये पेन लेके चला जाऊंगा। तो मेरा कंडक्ट ये 100 रुपए का आपके पास रखना ये बताता है, मेरा बिहेवियर, मेरा एक्शन ये बताता है कि मैंने ऑफर में एक्सेप्टेंस दे दी है। तो ये आपका होता है कि ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। आई होप सो गाइस इट इज क्लियर टू यू, राइट। सो बेसिकली आज जो हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सभी कवर कर लिए हैं यहाँ तक, कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, देन आपका लॉफुल कंसीडरेशन क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। माइनर को लेके बात कर ली। अच्छा, माइनर को लेके कुछ और पॉइंटर्स पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो माइनर होता है ना, माइनर को लॉ हमेशा प्रोटेक्ट करता है। माइनर को जो है लॉ हमेशा प्रोटेक्ट करता है, ऐसा गार्डियन एक्ट करता है, तो माइनर को कुछ नहीं होने देता, राइट। तो माइनर जो है ना, माइनर के साथ कोई भी किया गया एग्रीमेंट, जैसे हमने बात की, कैसा होता है, वो वॉइड एब इनिशियो होता है, राइट। तो यहां पर अगर माइनर किसी के साथ एग्रीमेंट कर भी लेगा ना तो वो वॉइड होगा, माइनर को कुछ भी वापस नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि आपका एक नेसेसरी वाला होता है, राइट, माइनर को लेके, कि आपका अगर आपने कुछ नेसेसरी सप्लाई की है, राइट, अगर आपने कुछ नेसेसरी सप्लाई की है माइनर को, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, दवाई है, ये अगर सप्लाई करी हैं, तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हो, माइनर से इसके लिए अमाउंट जो है वसूल सकते हो। किससे, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी से आप जो है वो पैसा निकलवा सकते हो, बट उसके ऊपर वैसे ऑब्लिगेशन नहीं आएगी, प्रॉपर्टी से आप जो है पैसा निकाल सकते हो। सो ये माइनर को लेके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। सो आई होप सो ये जो चार्ट है आपके बहुत काम आने वाला है। ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकती है, ऑफर भी एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकता है। तो ये ओवरऑल हमने आज बेसिक्स कवर किए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी वीडियो में, वहां पर हम जो मेजर जो टॉपिक्स हैं, राइट, जैसे कि वेजरिंग क्या होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, उनको लेकर भी बात करने वाले हैं। सो आई होप सो गाइस यू गाइस हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपने ये सेशन एंजॉय किया है तो डू लाइक इट, राइट, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक वगैरह कर देना। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।